बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो अभी हमने पीछे एम्फाइसीमा पढ़ा था। तो एम्फाइसीमा को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया था कि वहाँ पे परमानेंट क्रोनिक डायलेशन होती है एयर स्पेसेस की, लेकिन वो एयर स्पेसेस एसिनाए वाला पोर्शन होता है। ठीक है, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, लेकिन ये क्लिनिकली डायग्नोज की जाती है। और क्लिनिकली इस तरह डायग्नोज की जाती है कि पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा वो ये कहेगा कि मुझे 3-4 साल से खांसी होती थी, कभी कभी स्पूटम आता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से मुझे कॉन्टीन्यूसली कफ है और कॉन्टीन्यूसली उसके साथ म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन है। और अब क्योंकि ये स्पूटम प्रोडक्शन तो बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हो सकता है, बहुत सारी लंग की कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन ये बात हमें श्योर करनी है कि ब्रोंकाइटिस जो है म्यूकस प्रोडक्शन है। ठीक है, यस करेक्ट, परसिस्टेंट कफ है, 3 महीनों से है, लेकिन उसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ उधर भी लेके जा सकती है टीबी के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी म्यूकस प्रोडक्शन होती है, मतलब स्पूटम होता है, कफ भी होती है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, चिल्स, सारा कुछ होता है। ठीक है, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अब हम पैथोजेनेसिस की तरफ जाते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके इनिशिएटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं और दूसरे इसके क्या हो सकते हैं, दूसरे इसके हो सकते हैं एक्सेसबरेटिंग फैक्टर्स, या कह लो कि जो इन्हांस करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि इनिशिएट करते हैं वो उसी तरह ही हैं। सिगरेट स्मोकिंग है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल इनहेलेंट्स हैं। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस पे आते हैं। सबसे पहले मैंने कहा जैसे कि इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे टोबैको स्मोक हो गया, उसके साथ हमारे पास कोई पोल्यूटेंट्स हो गया, वो इनहेल किए पेशेंट ने। अब उसने क्या करना है, वो इन्फ्लेमेशन कराएगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि इरिटेशन होगी उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जैसे कि हमारे पास CD4, उसके अलावा CD8, न्यूट्रोफिल्स वगैरह रिलीज़ होंगे। अब ये क्या करवाएंगे, क्योंकि ये वाले ऐसे कीमोकाइन साइटोटॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर, आपको पता है ना, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इस तरह कुछ होती है। ठीक है, उसके ऊपर सीलिया वगैरह होते हैं और दरमियान में गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स की हाइपर ट्रॉफी करवा देंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गॉबलेट सेल्स बनेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और सेकेंडली जो सब म्यूकोजा हो गया उसके अंदर जो ग्लैंड्स पड़े होंगे उनकी भी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगी। इसमें मेन बात है ही म्यूकस प्रोडक्शन की। तो म्यूकस प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा होगी और साथ में क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है और फाइब्रोसिस होगा, तो ये इरिवर्सिबल है, बाय द वे, इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि इन्फेक्शंस, जो कि हमने कहा था कि एक्सेसबरेटिंग फैक्टर्स होते हैं या इन्हांसिंग फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस क्या करेंगे, आपको पता है कि जब स्मोक करेगा पेशेंट, उसको इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, तो उसका क्या होगा, जो सीलिया होता है वो फंक्शनल नहीं होगा। ये जो सीलिया होगा ये फंक्शनल नहीं होगा। अब सीलिया फंक्शनल नहीं होगा तो म्यूकस की जो लेयर होगी वो बहुत थिक होना शुरू हो जाएगी ऊपर। ठीक है, सीलिया नीचे फंक्शन नहीं कर रहा, या सीलिया की सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग्स जो होंगे वो इन्हांस होते जाएंगे। अब म्यूकस जब बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा म्यूकस को, और म्यूकस जो होता है ज़्यादा होगा तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बड़ा ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली फिर वही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन होगी और ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के ऊपर आओ तो बहुत आसान इसकी मॉर्फोलॉजी है। आप ग्रॉसली देखोगे तो एम्फाइसीमा और इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा। एम्फाइसीमा जो होता है वो बेसिकली स्मॉल एयरवेज के अंदर होता है। ठीक है ना, मतलब एसिनाए डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, इसके अंदर स्मॉल एंड लार्ज सारे होते हैं, ब्रोंकस मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, म्यूकस लेयर जो होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, एपिथेलियम के ऊपर हाइपरीमिया हुआ होगा, स्वेलिंग होगी, एडीमा होगा। ठीक है, और जो ल्यूमेन होगा वो क्योंकि फिल्ड हुआ है किसके साथ, म्यूकस के साथ, तो वो नैरो हुआ होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप क्या लेंगे, म्यूकस प्लग्स पड़े होंगे, जिसकी वजह से वो नैरो नज़र आएगा। अच्छा, अब इसकी आप जब माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो माइक्रोस्कोपी में क्या नज़र आएगा आपको, सीधी सी बात है कि मैंने कहा था कि जो
इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए थे उन्होंने क्या करा देना है, गॉबलेट सेल्स की हाइपरट्रॉफी करा देनी है। आप यहाँ पे देखिए हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया करा देंगे। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गॉबलेट सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और बहुत न्यूमरस गॉबलेट सेल्स नज़र आ रहे हैं एपिथेलियल लेयर के अंदर। सेकंड डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ठीक है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है। इसमें आप देखें सब म्यूकोजल ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत कम है नॉर्मल में, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो एक थिकनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक चीज़ आपको नज़र आई कि क्या हुआ, ब्रोंकियल वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी, ठीक है। क्यों थिक हो जाएगी, म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेमेशन भी है, फाइब्रोसिस भी है। दूसरा है सरफेस एपिथेलियम के ऊपर आपको गॉबलेट सेल्स की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा। इसी तरह सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया आपको नज़र आएगा और ब्रोंकियल वॉल के अंदर फाइब्रोसिस होगा। अच्छा, अब एक चीज़ होती है रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स क्या होता है, रीड इंडेक्स होता है बेसिकली रेशो होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। रेशो किस चीज़ की, एक लेंथ है जो कि सपोज करें ये एपिथेलियम है, वहाँ से लेकर नीचे कार्टिलेज होता है ब्रोंकस के अंदर, आपको पता है ब्रोंकस के अंदर कार्टिलेज होता है, वहाँ तक की टोटल थिकनेस और जो सब म्यूकोजल लेयर है उसकी थिकनेस, ठीक है, इन दोनों की रेशो का हम कहते हैं रीड इंडेक्स, ठीक है। रेशो ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, ठीक है, इसको हम रीड इंडेक्स कहते हैं। ये नॉर्मली होती है 0.4। अब क्या होगा, जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा तो यहाँ पे देखें कि बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हो जाएंगे, तो ये लेयर जो होगी वो बहुत थिक हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये रेशो जो होगी वो 0.4 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो रीड इंडेक्स होगा। और लाजमी सी बात है इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे प्रीडोमिनेटली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लिम्फोसाइट्स वगैरह नज़र आएंगे। 3-4 बातें हैं। ग्रॉस में आप देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि वो हाइपरीमिक एडीमिक नज़र आएगी, डस्की रेड कलर की। ल्यूमेन जो होगा वो नैरो हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा, म्यूकोपुलरेंट सिक्रीशंस होंगी। आप माइक्रोस्कोपी पे देखोगे तो जो आपकी वॉल होगी उसका फाइब्रोसिस हुआ होगा, उसके अंदर जी थिकनिंग हुई होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली एपिथेलियम को देखोगे उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी ऑफ द गॉबलेट सेल्स नज़र आएंगे। साथ में आप सब म्यूकोजल ग्लैंड देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए होंगे नंबर में, जो थिकनिंग होगी वॉल की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। रीड इंडेक्स जो होगा वो भी 0.4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको मॉर्फोलॉजी में नज़र आएगा, बहुत आसान है। क्लिनिकल फीचर्स आप देखो, क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा का जो पेशेंट होगा वो नॉर्मली जो होगा वो 50 से 75 के दरमियान का होगा, ठीक है। ये जो पेशेंट होगा ये 40 ईयर्स तक होगा, 40 से 50 के दरमियान होगा, ठीक है। दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है कि अर्ली सिम्टम्स होंगे परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ के, बहुत सारे सालों से, लेकिन पिछले 3 महीनों से उसे कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्टिव कफ आ रही होगी, ठीक है। जो एम्फाइसीमा का पेशेंट होता है उसके अंदर कफ बहुत कम होती है। ये बात याद रखने वाली है, क्लिनिकली जो आपको हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे वो अक्सर ओवरलैपिंग होंगे, मतलब उनके अंदर पेशेंट जो होंगे वो एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों लेके आ रहेंगे। उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि कॉमन हिस्ट्री है स्मोकिंग की, एम्फाइसीमा में भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी, उनको दोनों डिजीज़ चल रही होती हैं। अब दोनों डिजीज़ चल रही होती हैं तो वो भी बताता हूँ क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। लेटर सिम्टम्स में पेशेंट को डिस्निया होगा और वर्सन होगी ये वाली सिम्टम्स मॉर्निंग में। उसकी रीज़न ये होगी कि म्यूकस बहुत ज़्यादा पूल अप हुआ होगा और सुबह जब पेशेंट उठेगा तो उसे सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। ये पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ब्लू ब्लोटर्स का। ब्लू ब्लोटर्स क्या होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर क्योंकि म्यूकस प्लग हुआ है और उसकी वजह से वो एक्सपायर नहीं कर पा रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पूल अप हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हुआ होगा पेशेंट्स को, हाइपरकैप्निया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज़ होने को कहते हैं। हाइपोक्सीमिया हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम एक्सचेंज हो रही है, और तीसरा हाइपोक्सिया होगा तो साइनोसिस होगा पेशेंट्स के अंदर। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो पेशेंट एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस दोनों लेके आ रहा है तो उसके अंदर हमने देखना है कि वो ज़्यादा एम्फाइसीमेटिस है या उसको ब्रोंकाइटिस ज़्यादा है। अगर वो ब्रोंकाइटिस ज़्यादा होगा उसको, मतलब साथ में एम्फाइसीमा भी होगा, तो वो ब्लू ब्लोटर होगा, और अगर वो एम्फाइसीमा ज़्यादा होगा और ब्रोंकाइटिस कम होगा तो वो पिंक पफर होगा। आपको मैंने पिंक पफर पीछे बता दिया। FEV1 टू FVC रेशियो जो स्पायरोमीटर पे आप देखोगे वो 0.7 से लेस होगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस तकरीबन सिमिलर होंगी। कोर पल्मोनल राइट साइडेड हार्ट फेलियर इसमें भी नज़र आएगा। उसके अलावा एक बात, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो रहा है यहाँ पे, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिस्पायरेटरी एपिथेलियल लेयर है वो चेंज हो जाएगी विद द स्क्वेमस लेयर टू कॉम्बैट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग।
लेकिन इससे एक ख़तरा जन्म लेगा, वो ये होगा कि उस पेशेंट के अंदर चांसेस होंगे कि वो ईजीली उसके अंदर कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ईजीली हो सकती है। अब हम करते हैं जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। यूक्यू है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंकाइटिस में और एम्फाइसीमा में डिफरेंस करें। तो सबसे पहला डिफरेंस है एज का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंस है इसका डिज़निया का। डिज़निया जो होता है ना, जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है उसके अंदर होता है लेकिन लेट होता है। एम्फाइसीमा में अर्ली डिज़निया होता है, लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि उसका जो डिज़निया होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। कफ किस में ज़्यादा आती है? ब्रोंकाइटिस में, और साथ में स्पूटम बहुत ज़्यादा होता है। जबकि उसके अंदर कफ जो होती है एम्फाइसीमा में वो लेट आती है और बहुत स्कैंटी होती है, मतलब कभी कभी आती है। इन्फेक्शंस ब्रोंकाइटिस में कॉमन है जबकि एम्फाइसीमा में ओकेजनल है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि रिस्पायरेटरी इंसफिशेंसी रिपीटेडली होती है ब्रोंकाइटिस की। मैंने आपको ऊपर इसकी पैथोलॉजी जब दिखाई थी तो आपको मैंने बताया था कि ये रिपीट होता रहता है प्रोसेस। एम्फाइसीमा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कोर पल्मोनल दोनों में होता है लेकिन ज़्यादा कॉमन ब्रोंकाइटिस में है। एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ब्रोंकाइटिस में है क्योंकि इसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इलास्टिक रिकॉयल नॉर्मल होती है ब्रोंकाइटिस में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इलास्टेज कम रिलीज होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं, इलास्टिक टिश्यू को डैमेज भी होता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इलास्टिक रिकॉयल बहुत कम हो जाती है। इलास्टिक रिकॉयल क्या होती है कि लंग्स जब हम इंस्पायर कर लेते हैं, इन्हेलेशन हो जाती है, तो उसके बाद लंग्स की कैपेसिटी है कि उनके अंदर इलास्टिक टिश्यू की वजह से जो लंग्स के टिश्यू है पैरेन्काइमा है वो दोबारा मतलब कह लें कि क्लोज होता है, जिसकी वजह से हवा सारी बाहर निकलती है, एक्सपायर होती है। तो वो इलास्टिक रिकॉयल जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक रिकॉयल ख़राब ज़्यादा होती है एम्फाइसीमा में क्योंकि वहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद अपेयरेंस, ये ब्लू ब्लोटर्स होते हैं ब्रोंकाइटिस के और दूसरे पिंक पफर्स होते हैं। होपफुली आपको समझ आई।